मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, छत्तीसगढ़ से आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लॉर्ड जॉन रसेल की विदेश नीति के विषय में। इसके पूर्व के भाग में, वीडियो में, हमने लॉर्ड जॉन रसेल की गृह नीति, क्या क्या सुधार उन्होंने किए थे, क्या प्रयास किए थे आंतरिक नीति के अंतर्गत, गृह नीति के अंतर्गत, उस पर चर्चा की थी। आज उनकी विदेश नीति के बारे में चर्चा करेंगे। विदेश नीति मुख्य रूप से उनके विदेश मंत्री लॉर्ड पामस्टन, जो विदेश मंत्री थे, उनके द्वारा अपनाई गई थी। और लॉर्ड पामस्टन स्वतंत्र प्रकृति का व्यक्ति था। न तो उसने रानी विक्टोरिया की परवाह की और न ही प्रधानमंत्री जॉन रसेल की, किंतु क्योंकि प्रधानमंत्री इस समय लॉर्ड जॉन रसेल थे, इसलिए उनके काल की विदेश नीति के रूप में इसका हम अध्ययन करेंगे, जबकि मूल रूप से वह लॉर्ड पामस्टन की विदेश नीति से संबंधित है। रसेल के मंत्रिमंडल में लॉर्ड पामस्टन विदेश मंत्री नियुक्त हुआ, जो अपनी स्वतंत्र नीति के कारण जाना गया। इस काल की विदेश नीति इस प्रकार थी। स्पेन की राजकुमारियों के विवाह का प्रश्न उत्पन्न हुआ था। स्पेन की राजकुमारी इसाबेला एवं उसकी छोटी बहन मेरी लूसिया विवाह योग्य थे। फ्रांस का शासक लुई फिलिप स्पेन के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की इच्छा रखता था, परंतु ब्रिटेन इस हेतु तैयार नहीं था। इसको हम वैवाहिक कूटनीति के नाम से जानते हैं, क्योंकि राजकुमारियां ही थी, कोई राजकुमार स्पेन में नहीं था। इसलिए जिस भी राजकुमार, जिस देश के राजकुमार का विवाह वहाँ से होता, तो वह वहाँ का उत्तराधिकारी या उसका पुत्र वहाँ का उत्तराधिकारी हो जाता। इसलिए ब्रिटेन इसके लिए तैयार नहीं था। फ्रांस इच्छुक था, ब्रिटेन उसके लिए तैयार नहीं था कि वहाँ उसका वैवाहिक संबंध हो। 1844-45 में पर्याप्त विचार विमर्श के बाद रानी विक्टोरिया इस बात हेतु सहमत हो गई कि लुई फिलिप यानी फ्रांस के शासक के छोटे पुत्र ड्यू डी मोंटपेंसर का विवाह इसाबेला की छोटी बहन मेरी लूसिया के साथ कर दिया जाए। परंतु इसमें यह शर्त रखी गई थी रानी विक्टोरिया के द्वारा कि यह विवाह तभी हो सकेगा जबकि इसाबेला का विवाह पूर्व में हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इसके पीछे साफ कूटनीति थी कि किसी दूसरे देश के राजकुमार के साथ उसका विवाह हो और उसका पुत्र हो जाए, यानी वह स्पेन का उत्तराधिकारी हो जाए, तब इसाबेला की छोटी बहन के साथ फ्रांस के राजकुमार का विवाह हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब वह उत्तराधिकारी नहीं होता उत्तराधिकार के नियम के अनुसार। ये कूटनीति यहाँ पर थी। इसाबेला की माँ को फ्रांस का राजकुमार इसाबेला के लिए प्राप्त नहीं होने पर 1846 में उसने बेल्जियम के कोबर्ग वंश के राजकुमार से उसका विवाह करने का निर्णय लिया। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एबरडीन लुई फिलिप को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन शादी के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा, परंतु पामस्टन के एक पत्र ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसने ही इसाबेला की मां को कोबर्ग के राजकुमार से इसाबेला के विवाह की संभावना सुझाई थी या बताया था। लुई फिलिप को अब अपने वायदे से जो वचन दे रहा था वो कि अपने यहाँ के राजकुमार से इसाबेला के साथ विवाह नहीं करेगा, उससे मुकरने का उसको अवसर मिल गया। और 10 अक्टूबर 1846 को रानी इसाबेला का विवाह फ्रांस के शासक के चचेरे भाई डॉन फ्रांसियो या ड्यूक ऑफ कैडिज के साथ और इसाबेला की छोटी बहन का विवाह फ्रांसीसी राजकुमार मोंटपेंसर से कर दिया गया। इस तरह से दोनों राजकुमारियों के साथ फ्रांस ने वैवाहिक संबंध स्थापित करा दिया। यह सर्वविदित था कि ड्यूक ऑफ कैडिज विवाह के योग्य नहीं था। इस प्रकार फ्रांस ने बड़ी चतुराई से स्पेन के सिंहासन पर अपने वंश के अधिकार को स्थापित कर दिया। इससे फ्रांस और इंग्लैंड के संबंध खराब हो गए। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि छोटी राजकुमारी के साथ फ्रांस के राजकुमार का विवाह हुआ था। दोनों जगह उसने इस तरह से कूटनीतिक चालें चली ताकि फ्रांस का नियंत्रण स्पेन पर हो। उसमें वह सफल हो गया। इस बात से ब्रिटेन में बड़ी नाराज़गी हुई। महारानी विक्टोरिया भी बहुत नाराज़ हुई थी।
पामस्टन भी नाराज हुआ था, रसेल भी, लेकिन कर कुछ नहीं सके क्योंकि विवाह हो चुका था। ऑस्ट्रिया के साथ संबंध। स्पेन की राजकुमारी के विवाह के प्रश्न पर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मतभेद हो गया था। इसका लाभ उठाकर ऑस्ट्रिया ने पोलैंड के अंतिम अवशेष, पोलैंड समाप्त कर दिया गया था, अवशेष जो था उसका बचा हुआ था, क्रेकोनगर पर अधिकार कर लिया। पामस्टन ने इसका विरोध किया, किंतु यूरोप के अन्य देशों का साथ न मिल पाने के कारण उसे शांत बैठना पड़ा, तो यहाँ भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस तरह दो असफलताएं प्रारंभिक रहीं। पुर्तगाल के प्रति नीति। पुर्तगाल में उत्तराधिकार का प्रश्न अभी भी विवाद में था। 1846 में डॉन मैगुएल के समर्थकों ने रानी मेरिया के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया। पामस्टन ने इस बार भी फ्रांस के साथ रानी को मदद हेतु सेना भेज दी, फ्रांस के साथ मिलकर सेना भेजी, एक हो गए फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड के सम्मिलित जहाजी बेड़े ने पुर्तगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। इसाबेला के द्वारा भी स्पेनी बेड़ा उसकी सहायता के लिए भेजा गया। इस तरह रानी मेरिया को सुरक्षित किया गया तथा स्पेन के सीधे हस्तक्षेप से पुर्तगाल को बचा लिया गया। इसी समय स्पेन और पुर्तगाल के राज सिंहासन को एक करने के प्रयास भी हुए थे, किंतु इस प्रयास में स्पेन को सफलता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि पामस्टन ने इसका जमकर खुलकर विरोध किया था। इस तरह से यदि इस समय ब्रिटेन के द्वारा सीधे फ्रांस के साथ मिलकर यहाँ हस्तक्षेप नहीं किया गया होता तो स्पेन का अधिकार पुर्तगाल पर भी हो जाता, और यह शक्ति संतुलन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था कि कोई एक देश अधिक शक्तिशाली न हो। इसे रोकने में इनको सफलता प्राप्त हुई, तो पुर्तगाल के मामले में इनको सफलता प्राप्त हुई। स्विट्जरलैंड के साथ संबंध। 1830 से 1848 तक स्विट्जरलैंड में अराजकता और अशांति की स्थिति थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह छिन्न भिन्न हो जाएगा, बिखर जाएगा। 1832 में वहाँ की उदारवादी कैंटनों ने, कैंटन कहा जाता था राज्यों को, उदारवादी कैंटनों ने साइहेन कॉन्कर्डाट नामक संघ निर्मित किया था। इसका उद्देश्य नवीन संविधान की रक्षा करना था। स्विट्जरलैंड में निवासित अनुदार रोमन कैथोलिकों को यह बात उचित प्रतीत नहीं हुई। उन्होंने 1843 में अपने 7 कैंटनों का सोदरबंद नामक संघ बनाया। इस संघ के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। प्रथम, धार्मिक शिक्षा, द्वितीय, जेसुइट ईसाइयों की रक्षा करना, और तीसरा, मठों एवं 1815 के संघीय पैक्ट की रक्षा करना। इसका समर्थन प्रमुख रूप से ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध मंत्री मेटरनिक, जो घोर प्रतिक्रियावादी था, ने किया। इसके अलावा फ्रांस, रूस, प्रसा और सार्डिनिया ने भी इस संघ को सहायता प्रदान की। एकमात्र ब्रिटेन अथवा पामस्टन ही था जिसने इनका जमकर विरोध किया। पामस्टन ने यह निश्चय किया कि वह यूरोप के किसी भी राज्य को स्विट्जरलैंड के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने देगा तथा जेसुइट ईसाइयों को स्विट्जरलैंड से बाहर निकाल देगा। पामस्टन को इन दोनों कार्यों में सफलता प्राप्त हुई। 1847 में प्रगतिशील कैंटनों में निवास करने वाले प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को सहायता देकर विजयी बनाया गया। सोदरबंद, जो जेसुइट ईसाइयों का संघ था, उसे बंद करा दिया गया तथा स्विट्जरलैंड को संगठित रूप प्रदान किया गया। इस तरह यहाँ भी ब्रिटेन को सफलता प्राप्त हुई। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ब्रिटेन में जो कैंटन थे, स्विट्जरलैंड में जो कैंटन थे, राज्य थे, 2 भागों में बट गए थे। एक प्रतिक्रियावादियों का, जिसमें जेसुइट या कैथोलिक ईसाई थे, और प्रोटेस्टेंट लोग थे जो प्रगतिशील कैंटनों के गठबंधन में थे। उनकी मदद पामस्टन ने की और उनको सफल किया। ये अधिक उदारवादी थे, उनको सफलता प्राप्त हुई। तो ब्रिटेन या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ पर सफल रहे। इटली के प्रति नीति। स्विट्जरलैंड में होने वाली घटनाओं से पामस्टन इटली के विषय में भी चिंतित हो गया। इटली में भी इसी प्रकार के छोटे छोटे कैंटन या राज्य थे। राज्यों में यह विभक्त था। इस प्रकार के संघर्ष की आशंका यहाँ पर थी, और आशंका यह भी थी कि यूरोपीय शक्तियों के द्वारा जिस प्रकार से स्विट्जरलैंड में हस्तक्षेप किया गया था, वैसे ही इटली में भी हो सकता है। इसकी आशंका के कारण ब्रिटेन के द्वारा इटली के शासकों को ब्रिटिश राजदूतों के माध्यम से यह संदेश भिजवाया गया पामस्टन के द्वारा कि वह अपने क्षेत्र में सुधार योजनाओं को लागू करें ताकि जनता का विद्रोह न हो
ताकि विदेशी हस्तक्षेप भी वहाँ न हो सके। इस हेतु विदेश मंत्री ने लॉर्ड मिंटो को अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में इटली भेजा और वहाँ सुधार कार्य संपन्न करवाए। उनको इस हेतु प्रेरित किया ताकि कोई विदेशी हस्तक्षेप वहाँ पर न हो सके, कोई विद्रोह न हो सके। इस तरह इस क्षेत्र में भी इनको सफलता प्राप्त हुई। यूरोपीय क्रांतियाँ और ब्रिटिश नीति क्या रही थी? संविधान और प्रजातंत्र समर्थक जनता ने यूरोप के विभिन्न देशों में क्रांति का झंडा खड़ा किया। 1848 में यूरोप में क्रांति के वर्ष के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम फ्रांस फिर सिसिली में क्रांति की घटनाएं प्रारंभ हुई। फ्रांस से लुई फिलिप को निकाल दिया गया, उसने इंग्लैंड में आकर शरण ली। ऑस्ट्रिया की परिस्थितियां खराब हुईं, मेटरनिक को भी ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा और इंग्लैंड में शरण लेना पड़ा। सम्राट फर्डिनेंड ने आतंकित होकर सिंहासन का परित्याग कर दिया। हंगरी में लुई कासथ ने अपने देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया। चेकोस्लोवाकिया के निवासियों ने भी वैधानिक अधिकारों की मांग की। पोप को रोम से बाहर निकाल दिया गया। मैजनी और गैरीबाल्डी ने रोमन गणतंत्र की स्थापना की। सार्डिनिया ने ऑस्ट्रिया के शासन से मुक्त होने का प्रयास किया। प्रसा के निवासियों ने भी नवीन संविधान की मांग की। इस प्रकार पूरे यूरोप में क्रांति की उथल पुथल मच गई। ब्रिटेन ने शांतिपूर्वक मौन दर्शक के रूप में क्रांतियों का निरीक्षण किया तथा विभिन्न देशों में कोई सीधे हस्तक्षेप नहीं किया। वहाँ से जो शरणार्थी राजागण या प्रमुख व्यक्ति इंग्लैंड आए, उनको देश में शरण दी। कुछ समय के बाद यूरोप में शांति की स्थापना हुई। इन अवसरों पर पामस्टन ने उदारवादियों की हर तरह से सहायता करने की कोशिश की। सिसिली के निवासियों को उसने अस्त्र शस्त्र भेजे। हंगरी में रूस के हस्तक्षेप का विरोध किया और ऑस्ट्रिया की दमन नीति की निंदा की। इस तरह पामस्टन ने यूरोपीय क्रांतियों को समाप्त करने में सहयोग भी किया ताकि कोई बड़ी अशांति निर्मित न हो सके, किंतु वह अंदर से उदारवादियों का सहायक बना रहा। जो प्रतिक्रियावादी राजा थे इंग्लैंड आए, उनको भी शरण दी। इस तरह से शांति स्थापना और क्रांति को समाप्त करने में भी उसने कार्य किया था, जिसमें उसको सफलता मिली। यूनान के प्रति क्या नीति थी? यूनान में फिनले नामक एक अंग्रेज इतिहासकार रहता था। यूनान के राजा आटो नाम था यूनान के राजा का, अपना उपवन बनाने के लिए, गार्डन बनाने के लिए उसकी कुछ ज़मीन, फिनले की कुछ ज़मीन छीन ली। डॉन पेसिफिको नामक एक पुर्तगाली यहूदी जिब्राल्टर में रहने के कारण इंग्लैंड की प्रजा में था। वह एथेंस में निवास करता था। वहाँ होने वाले एक विद्रोह में उसका मकान लूट लिया गया था। पामस्टन ने यूनान की सरकार से इन दोनों व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने की मांग की। यूनान ने ऐसा करने से मना कर दिया तो पामस्टन ने एक जहाजी बेड़ा, दो व्यक्तियों के लिए एक जहाजी बेड़ा यूनान की ओर भेज दिया और यूनान के कुछ व्यापारी जहाज़ों को पकड़ लिया। मजबूर होकर यूनान ने इन दोनों व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की राशि दी। देश और संसद में उसका बड़ा विरोध हुआ कि केवल सामान्य दो व्यक्तियों के लिए उसने जहाजी बेड़ा भेजा, इतना खर्च किया। तो उसका जवाब पामस्टन ने संसद में रखा था, वह बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसने कहा था कि ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ कहीं भी अगर अन्याय हो तो उस अन्याय का जवाब ब्रिटेन देगा। और इससे उसको बड़ी लोकप्रियता प्राप्त हुई कि वह सभी ब्रिटिश लोगों की या अंग्रेज़ों की रक्षा के लिए तत्पर है। तो इस तरह यहाँ भी उसको सफलता प्राप्त हुई। तुर्की के प्रतिनिधि कासथ और हंगरी के अन्य विद्रोही भागकर तुर्की चले गए। ऑस्ट्रिया ने रूस का समर्थन प्राप्त करके इनको तुर्की से वापस मांगा। ब्रिटेन के समर्थन और परामर्श के अनुसार तुर्की ने इन्हें वापस करना अस्वीकार कर दिया। ऑस्ट्रिया और रूस ने उसको युद्ध की धमकी दी, किंतु ब्रिटेन ने सुल्तान की सहायता के लिए अपना जहाजी बेड़ा वहाँ पर भेज दिया। इसके कारण ऑस्ट्रिया और रूस को शांत होना पड़ा। इस तरह से पूर्वी समस्या में भी जो यहाँ पर तुर्की में उत्पन्न हो गई थी, वहाँ भी उसको सफलता प्राप्त हुई और रूस, ऑस्ट्रिया सफल नहीं हो सके। इस तरह यहाँ भी उसकी नीति सफल रही थी। निष्कर्ष के रूप में हम बता सकते हैं, प्रधानमंत्री रसेल के कार्यकाल के अंतर्गत गृह नीति में शिक्षक पेंशन व प्रशिक्षण प्रारंभ करना,
सार्वजनिक स्नानागार एवं धुलाई घर की व्यवस्था करना, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों को राहत प्रदान करना, स्वच्छता, पब्लिक हेल्थ एवं गरीब कानून का विस्तार उल्लेखनीय था। विदेश नीति के अंतर्गत पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, इटली, यूनान एवं तुर्की के प्रति पामस्टन की नीति को सफल माना गया। विदेश नीति के क्षेत्र में विदेश मंत्री पामस्टन के द्वारा स्वेच्छाचारी नीति अपनाई गई, जैसे हमने चर्चा की थी। उसके द्वारा प्रधानमंत्री रसेल अथवा महारानी विक्टोरिया से बिना परामर्श किए विदेश नीति का संचालन किया गया, जिसके कारण अंततः उसको पद से हटा दिया गया। इसके कुछ समय के पश्चात 1851 में उसको पद छोड़ना पड़ा था और 1852 में कुछ समय के पश्चात हाउस ऑफ कॉमन्स की सभा में मिलिशिया विधेयक प्रस्तुत किया गया। पामस्टन ने व्यक्तिगत रूप से इस बिल का विरोध किया, जबकि वह उसी पार्टी से संबंधित था। इस विधेयक पर हाउस ऑफ कॉमन्स में रसेल का बहुमत कम पड़ गया था और इसी के कारण 1852 में रसेल को त्यागपत्र देना पड़ा था। तो ये प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉन रसेल की गृह और विदेश नीति थी। घर के भीतर या ब्रिटेन के भीतर जो उसने काम किया, और जो उसकी विदेश नीति थी जो मुख्य रूप से पामस्टन के द्वारा संचालित थी, जैसा कि हमने चर्चा किया, उसके द्वारा इस प्रकार की नीति अपनाई गई थी।